हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम बात करने वाले हैं बीटेक के 5th सेमेस्टर के सोम सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, सोम सब्जेक्ट का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके, जो कि एग्जाम की डेट आपको पता है 27 के आसपास होगा एग्जाम। ठीक है, चेंज होके 20 तारीख से 27 तारीख इसकी डेट करती है। तो चलिए इसका फास्टली शॉर्ट रिवीजन एक कर लेते हैं किस तरीके से होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप इन अ बॉडी पर यूनिट एरिया। मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई बॉडी है, उस बॉडी में अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं, समझ रहे हैं, उस बॉडी में अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी जो है उस फोर्स का रजिस्ट करती है, उस फोर्स को रजिस्ट करती है, मतलब रोकने की कोशिश करती है। अब मान लो किसी बॉडी पे तुम फोर्स लगाओगे तो उसकी लेंथ बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन लेंथ बढ़ती है वो चीज़ क्लियर है, लेकिन उससे पहले लेंथ बढ़ने से पहले यानी कि स्ट्रेन, लेंथ बढ़ना क्या हो गया, एक स्ट्रेन कहते हैं उसको। ठीक है, लेकिन स्ट्रेन आने से पहले बॉडी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी उस चीज़ को कि ये लेंथ ना बढ़ पाए। ठीक है, मान लीजिए आपने फोर्स लगाया, इधर टेंसाइल फोर्स लगाया, तो बॉडी क्या करेगी, इसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगी, डाया को कम करने की, एरिया को कम करने की कोशिश करेगी। क्लियर? तो उससे पहले क्या करती है बॉडी, एक रेजिस्ट फोर्स लगाती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बॉडी के अंदर से डेवलप होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए कि आपने किसी के एक थप्पड़ मारा। ठीक है, आपने किसी के एक थप्पड़ मारा, तो वो बंदा क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए आपके भी एक तो दो तीन लगा देगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहा है, यानी कि उसको दर्द फील हुआ, उसने आपके लगा दिया। मतलब वो एक विरोध कर रहा है उस चीज़ का, समझ रहे हैं? तो उसको कहते हैं एक तरीके से इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, यानी कि मतलब दोबारा से अप जिधर डायरेक्शन में होता है उसके रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग जाना, तो उसको कहते हैं इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। क्योंकि अपोजिट लगाएंगे तभी तो हमारा जो है रजिस्ट कर पाएगा। तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स समझ गए। एल्जेब्रिक सम ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप इन अ बॉडी पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर कितना सारा रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस से आप समझ सकते हैं ना कि दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस पैदा हो जाता है, तो पर ये एक एरिया ही में तो है वो, और बहुत सारा मतलब सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो कि हमारे लगने वाले बोझ को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर होता है P1 P2, इस तरीके से बहुत सारी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बट्टे एरिया। तो इसको हम कह सकते हैं सिग्मा बराबर P अपॉन ए। उससे पहले इसके देखिए कोई भी बॉडी पर अगर स्ट्रेस लग रहा है तो उसके अजम्पशंस क्या क्या होने चाहिए। अजम्पशन देखिए ये होते हैं, बॉडी वेट शुड बी नेग्लेक्टेड। कोई भी बॉडी है उसका वेट नेग्लेक्टेड हम ले लेंगे। ठीक है, बॉडी जो है किसी भी इंटरनल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, बॉडी जो है डिफॉर्मेबल होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं ब्रिटल मटेरियल हो तो खींचने पर लेंथ ना खींचे, वो टूट जाए। ब्रिटल नहीं होना चाहिए, डिफॉर्मेबल होना चाहिए, ठीक है, टेंसाइल नेचर का होना चाहिए। ठीक है, हुक्स लॉ को जरूर फॉलो करना चाहिए, यानी कि इलास्टिक होना चाहिए, और सारी जगह इसमें प्रॉपर्टी जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, प्रिज्मेटिक होना चाहिए। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है एक फिक्स रहना चाहिए, मतलब सर्कुलर है तो सर्कुलर ही रहना चाहिए, चाहे उसमें स्ट्रेस लगाओ चाहे कुछ भी करो। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक का मतलब ये होता है। बॉडी जो है, बॉडी में जो मटेरियल है वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी जो है हर पॉइंट पर इक्वल ही होना चाहिए। ये नहीं कि किसी जगह पर प्रॉपर्टी अच्छी है किसी जगह पर कम है, तो जिस जगह कम होगी प्रॉपर्टी उस जगह से फेल हो जाएगा। तो ये भी नहीं, पूरे मटेरियल में प्रॉपर्टी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ठीक है, और बॉडी इज़ अ रिएक्शन डेवलप, स्ट्रेस इज़ अ रिएक्शन डेवलप इन अ बॉडी। स्ट्रेस क्या करता है, किसी भी बॉडी में रिएक्शन डेवलप करता है, समझ रहे हैं, रिएक्शन को डेवलप कर रहा है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ एक बार और, कि एक कोई बॉडी है, उस पर आपने पी फोर्स लगाया, तो ये बॉडी क्या करेगी, अपने आप को डिफॉर्म होने से बचाने के लिए एक इंटरनल स्ट्रेस लगा देगी सिग्मा। तो ये क्या है, एक रिएक्शन डेवलप कर रही है किसी बॉडी में। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है, सेकंड ऑर्डर की होती है, ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑर्डर की लिख दीजिए वेक्टर क्वांटिटी होती है, जीरो ऑर्डर की स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्ट्रेस को डिनोट किससे करते हैं, यूनिट होती है पास्कल या मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक गीगा पास्कल होता है 10⁻⁹, एक मेगा पास्कल होता है 10⁻⁶, और एक 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक मेगा पास्कल को ही हम कह सकते हैं 1 न्यूटन पर mm²। क्लियर? तो ये आपको यूनिट याद रखनी है। स्ट्रेस के टाइप देख लेते हो, देखो स्ट्रेस जो है दो टाइप का होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन से आते हैं, जिस पर लोड जो है डायरेक्टली लग रहा हो, समझ रहे हैं, लोड जो है डायरेक्ट लग रहा हो, जैसे डायरेक्टली अगेंस्ट लोड। ठीक है, जो कि लोड के अगेंस्ट डायरेक्टली मतलब स्ट्रेस आ जाता है।
इसमें 2 तरीके के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल को ही हम एक्सियल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है? और जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है 2 तरीके का होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव, और एक थर्ड होता है हमारा शियर, ठीक है? शियर का टाइप अलग होता है। अब इनके इनके बारे में समझेंगे ये कैसे-कैसे होते हैं। इनडायरेक्ट स्ट्रेस होते हैं जो कि इनडायरेक्टली हमारे पैदा नहीं होते, वो किससे पैदा होते हैं, वो डायरेक्ट स्ट्रेस से पैदा होते हैं, समझ रहे हैं? ये जो स्ट्रेस लग रहे हैं, इन स्ट्रेस से ये वाला स्ट्रेस पैदा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस। जैसे बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस जो पैदा होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। एक होता है कंपाउंड या कंबाइंड स्ट्रेस, ठीक है? तो टाइप में आप लिख सकते हैं स्ट्रेस के, ठीक है? कंपाउंड में होता है कंबाइंड ऑफ अबव, यानी कि बेंडिंग प्लस टॉर्जन। तो बेंडिंग प्लस टॉर्जन मिला के क्या बन जाता है, तो देखिए यहाँ पे एम प्लस टी और यहाँ पे भी एम प्लस टी है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 2 तरीके के बनते हैं, या तो टी इक्विवेलेंट बनेगा या एम इक्विवेलेंट बनेगा, ठीक है? टी इक्विवेलेंट बनेगा तो उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और एम इक्विवेलेंट बनेगा तो उसका फॉर्मूला होगा 1/2 अंडर कोष्टक में एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये होते हैं स्ट्रेस के टाइप और स्ट्रेस की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है? अब बात करते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या होता है? मैंने आपको बताया कोई भी बॉडी में चेंज होना, वही होता है स्ट्रेन। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है, सर्कुलर है, आपने इस पर फोर्स लगाया, तो ये कुछ इस टाइप की हो गई। तो ये क्या है? ये इसकी शेप चेंज करना ही, 1 मिनट, हाँ, इसकी शेप जो चेंज करना ही क्या है, हमारा स्ट्रेन कहलाता है। तो देखिए क्या लिख रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में बदलना, रेट ऑफ चेंज इन डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि डेल्टा एल बट्टे एल, या मान लीजिए डेल्टा डी बट्टे डी, ये क्या होता है, यही हमारा स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है? तो ये क्या है, स्ट्रेन है हमारा। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी, डेल्टा एल बट्टे एल करेंगे अगर हम यहाँ पे, या डेल्टा डायमेंशन बट्टे ओरिजिनल डायमेंशन करेंगे, तो यूनिट तो कट जाएगी, यानी कि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर? अब टाइप ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन देखो 3 तरीके का होता है, ठीक है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, और एक होता है हमारा शियर स्ट्रेन, और एक और होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। 4 तरीके के स्ट्रेन होते हैं, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसमें आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स, ठीक है? तो अगर टेंसाइल फोर्स लगाने पर उसी फोर्स की डायरेक्शन में कोई भी डायमेंशन चेंज होती है, मान लीजिए ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल जो डायमेंशन है यानी कि एल, यानी कि समझिए वर्टिकल डायमेंशन कौन सी है, डी, और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है एल। तो एल चेंज हो रही है, तो अगर पी लगाने से, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन की अगर डायमेंशन चेंज हो जाए, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर स्ट्रेन, ठीक है? मतलब द स्ट्रेन विच इज मेजर द स्ट्रेन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, यानी कि अप्लाइड लोड की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन, ठीक है? यानी कि डेल्टा एल चेंज हो रहा है तो डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। अब देखिए लेटरल स्ट्रेन फिर किसको कहेंगे, द स्ट्रेन विच इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि जिधर लोड लगा रहे हैं उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है, यानी कि डी चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है? डी भी तो कम हो रही है, डाई भी तो कम हो रहा है, ठीक है? अब डाया कम हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी को, इसको कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। अब इसको मान लीजिए, हमें कैसे पता चलेगा कि डेल्टा डी अपॉन डी लेटरल है या लॉन्गिट्यूडिनल है, तो वो फोर्स से पता चलेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर? अगर मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता, फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा होता, तो डेल्टा डी अपॉन डी हो जाता लॉन्गिट्यूडिनल और एल हो जाता लेटरल। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समझ रखनी है। एक होता है हमारा शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है कि कोई भी बॉडी है उस पर हमने इस उसकी सरफेस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बॉडी क्या है, इस तरीके से डिफॉर्म होने की ट्राई करेगी। जैसे रबड़ है, मान लीजिए रबड़ है, रबड़ को आप इधर से फोर्स लगाएं ऊपर से, तो कुछ इस तरीके की बन जाती है वो, ठीक है? इस तरीके से डिफॉर्म होगी, ठीक है? लेकिन उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है तो वो दोबारा से इसी शेप में आ जाती है, ठीक है? लेकिन उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, यानी कि उसकी सरफेस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको कहेंगे शियर स्ट्रेन, ऐसे समझिए, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर टेन थीटा, और थीटा कहाँ है, थीटा हमारा ये गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंगल होगा ये हमारा थीटा होगा। क्लियर? या यहाँ पे थीटा टेन थीटा का फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है? आधार बट्टे उससे लंब बट्टे आधार से। और बाकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है स्ट्रेन इन होल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी में अगर वॉल्यूम में अगर स्ट्रेन आ रहा है तो उसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब पूरी वॉल्यूम में कैसे आएगा, सिग्मा एक्स डायरेक्शन में भी ले लो, वाई डायरेक्शन में ले लो और जेड में भी ले लो, तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रहा है उनको ऐड कर दो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी। इसका फॉर्मूला होता है ई वी, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बट्टे कैप ई क्या है, यंग मॉड्यूलस है, ठीक है, 1-2 म्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, टेंसाइल नेचर में, नेगेटिव कब होगा, कंप्रेसिव नेचर में, ठीक है। अजम्पशन याद रख सकते हैं, अगर सारे स्ट्रेस सारी डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है वो स्ट्रेस अगर सेम है, यानी कि इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। अगर स्ट्रेस सेम है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई वी बराबर, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर 3 सिग्मा 1-2 म्यू। तो ई बराबर हो जाएगा 3 के 1-2 म्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो जाता है स्ट्रेन का। अब देखिए रिलेशन क्या बनता है, हुक्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक सिंबल बन जाता है ई, और इस ई को ही कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉड्यूलस, ठीक है। ये बस एक लॉ है यानी कि नियम है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बस ये यही बताता है कि स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो धीरे धीरे हमारा स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा, और इस जिस लिमिट तक ये बढ़ता है उस लिमिट को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही हुक्स लॉ फॉलो करेगा, उसके बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। क्लियर। अब देखिए ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन ई, मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो ई की वैल्यू जो होगी ना, वो देखिए ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही हमारी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होती है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ई बराबर फॉर्मूला बन जाता है नॉर्मल स्ट्रेस बट्टे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। ई क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी कि ई क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जो कि डिपेंड नहीं करती बॉडी के शेप एंड साइज पर, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, मटेरियल कैसा है, ठीक है। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, शेप एंड साइज से कोई मतलब नहीं है इसका। अब बात करते हैं कि एक हमारा होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है कि टाउ, यानी कि शियर स्ट्रेस अगर बराबर शियर स्ट्रेन के बराबर है तो हमारा उसको हम जी बन जाएगा यहाँ पे, उसको सिंबल को हटा के, तो जी को हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कितना हमारा कोई भी बॉडी पर अगर शियर फोर्स लग रहा है तो उससे कितना शियर स्ट्रेस आएगा बटे शियर स्ट्रेन, वो होता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ऐसे ही हम बल्क मॉड्यूलस निकालते हैं। बल्क मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, कितना नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं और हमारा कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है पूरी बॉडी में। तो बल्क मॉड्यूलस का सिंबल बन जाएगा बल्क मॉड्यूलस, यानी कि के बराबर हो जाता है नॉर्मल स्ट्रेस बट्टे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जिस तरीके से ई बनता है उसी तरीके से जी और के बनता है। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रख लेते हैं। ई और जी जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है। के जो होता है डिपेंड करता है ई एंड जी पर, ठीक है। ये जो है डिपेंड करता है ई और जी पर। इसके बीच में देखिए रिलेशन होता है, मैं रिलेशन आपको बता दूंगा अभी कि रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर रिलेशन मैंने लिख दिए हैं लेकिन आगे भी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं पॉइजन रेशियो के बारे में। पॉइजन रेशियो क्या होता है, देखिए ये क्या है, एक रेट ऑफ एक्सपेंशन है कि बॉडी में कितनी स्पीड से एक्सपेंशन रेट हो रहा है, यानी कि बॉडी कितने स्पीड से हमारा जो है एक्सपेंड कर रही है, तो होता है पॉइजन रेशियो। यानी कि म्यू बराबर होता है लेटरल स्ट्रेन बट्टे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये फॉर्मूले आपको बहुत याद रखने हैं, लेटरल स्ट्रेन बट्टे लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो पहले परपेंडिकुलर वाला फिर पैरेलल वाला, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लॉन्ग और देखिए पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू रहती है थियोरटिकल -1 से 0.5 रहती है, प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो 0 से 0.5 रहती है। तो 0 जो होगी वो कॉर्क की होगी और रबड़ जो होगी 0.5 रबड़ की होगी। अब मैंने आपको बताया रेट ऑफ एक्सपेंशन ही होता है पॉइजन रेशियो, तो एक्सपेंड कौन करेगा सबसे ज़्यादा, रबड़ करेगा। तो यानी कि जो चीज़ ज़्यादा एक्सपेंड करेगी यानी कि रबड़ करेगी उसका पॉइजन रेशियो भी ज़्यादा होना चाहिए, तो सही बात तो है, रबड़ का पॉइजन रेशियो ज़्यादा तो है। और कम कौन करेगा, कॉर्क करता है, तो कब कॉर्क की जीरो भी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फॉर्मूला बनता था उसकी डेरिवेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए ये बॉडी है कोई, इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड लग रहा है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेन अलोंग इन एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा आएगा, ई एक्स बराबर सिग्मा एक्स अपॉन ई आ जाएगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। माइनस, अब देखिए इस फोर्स के द्वारा क्या इन डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अब इन डायरेक्शन में चेंज होगा तो फॉर्मूले में सिग्मा वाई अपॉन ई लिखने से पहले हम क्या करेंगे, माइनस के म्यू लगा देंगे,
क्यों? क्योंकि ये अपोज़िट डायरेक्शन में चेंज कर रहा है हमारा, ठीक है? यानी कि उस डायरेक्शन में लेंथ को बढ़ा नहीं रहा है, घटा रहा है डायमेंशन को। तो डायमेंशन घटा रहा है तो माइनस सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस सिग्मा जेड अपॉन ई म्यू, ठीक है? उसके अलावा इसी तरीके से सिमिलरली इस इक्वेशन को हम वाई में देख लेंगे, जेड में देख लेंगे। इन तीनों को ऐड कर देंगे। जब इन तीनों को ऐड हम कर देंगे तो फ़ॉर्मूला बन के आएगा ई वी बराबर सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड बटे ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है? ये इक्वेशन बन के आती है। इस फ़ॉर्मूले को आप ध्यान रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है? ये डेरिवेशन आपको पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है? तो ये आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइज़न रेशियो क्या होता है, एक एक्सपेंशन रेट होता है, उसका मतलब होता है एक्सपेंशन रेट, क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं अगले चीज़ की कि कंपोज़िट बॉडी या कंपोज़िट बार क्या होता है? तो देखिए जब 2 प्लेटों को या 2 रॉडों को आपस में जोड़ दिया जाता है प्लेटों को, तो वो हो जाता है कंपोज़िट की तरह काम करता है। कंपोज़िट यानी कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है? या कंपाउंड बार कह सकते हैं, जिसमें 2 मटेरियल होते हैं, जिसकी E1 जो है अलग इलास्टिसिटी होती है, यंग मॉडुलस होता है, दूसरा E2 अलग होता है। इसका एरिया कुछ अलग होगा, इसका अलग होगा। लेकिन इसको अगर हमने यहाँ से जॉइंट कर दिया है, इधर से जॉइंट कर दिया है, तो इस पर अगर हम कोई P फ़ोर्स लगा रहे हैं, इधर से और इधर से कोई मतलब P फ़ोर्स लगा रहे हैं, लेंथ इसकी L है, समझ रहे हैं? लेंथ इसकी L है, तो इसके जो ले अब यहाँ पे देखिए कुछ लॉ काम करते हैं, कौन-कौन से वो आप समझ लीजिए। तो इसमें सबसे पहला होगा क्या कि इसमें जो लेंथ होगी डेल्टा एल यानी कि चेंज इन इलोंगेशन होगा, ठीक है? डेल्टा एल क्या है? चेंज इन इलोंगेशन। इलोंगेशन में जो बदलाव होगा वो इलोंगेशन सेम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से दोनों फिक्स हैं, यानी कि जितना ये बढ़ेगी उतना ही ये बढ़ जाएगी, ठीक है? तो डेल्टा एल वन इक्वल टू डेल्टा एल टू होगा और आपको पता है कि डेल्टा एल वन बराबर क्या होता है? सिग्मा एल अपॉन ई, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिग्मा एल अपॉन ई जो होता है वो डेल्टा एल वन होता है, सिग्मा एल टू अपॉन ई सिग्मा एल टू होता है, ठीक है? यहाँ से आप एल वन से एल वन काट देंगे क्योंकि एल तो सेम है, एल तो सेम है, तो सिग्मा टू बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा वन ई टू अपॉन ई वन। तो पी बराबर देखिए और दूसरा क्या काम करता है लॉ? पी बराबर पी वन प्लस पी टू, यानी कि यहाँ पर जो पी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो दोनों हाफ दोनों में इक्वल इक्वल होगा। पी वन इसमें हो जाएगा, पी टू इसमें हो जाएगा, ठीक है? पी वन पी टू इसमें हो जाएगा। अब देखिए कि इसको जब हम लगाएंगे इक्वेशन ई टू को लगा देंगे यहाँ पर और पी वन बराबर आपको पता है सिग्मा ए और पी टू बराबर सिग्मा टू ए टू, ठीक है? तो जब इक्वेशन यहाँ लगाते हैं तो इस इक्वेशन को पूरे को सॉल्व करने के बाद आप फाइनल रिजल्ट याद रखिए और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो इक्वेशन जो बन के आती है डेल्टा एल बराबर कंपोजिट बार का पी एल अपॉन ए वन प्लस ए टू, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? तो ये इक्वेशन आपको लिख के आनी है पेपर में, ठीक है? इसके अलावा बात कर लेते हैं कि देखिए अगर कोई भी कंपोजिट बार है उसको कंपेयर करते हैं किसी सिंगल बार से, ठीक है? कोई सिंगल बार है ये है, उससे कंपेयर करते हैं जिसका यंग मॉड्यूलस जो है ई ही दे रखा है, ठीक है? एरिया जो है इसका लेकिन ज़्यादा कर दिया है हमने, तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो जो इक्वलेंट ई बन के आएगा वो आएगा ई वन प्लस ए टू बटे ए वन प्लस ए टू, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। अगली टॉपिक की बात अगर हम अगले जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि ई और जी के बीच में रिलेशन, ठीक है? तो देखिए ई और जी के बीच में जो रिलेशन है वो है ई बराबर 3 के 1 माइनस 2 म्यू, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है? ई बराबर 3 के 1 माइनस 2 म्यू, ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, ठीक है? ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प देगा। ई बराबर अगर तीनों के बीच रिलेशन देखना है तो ई बराबर 9 kg बट्टे 3 k प्लस जी। म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर है आपको याद रखना है तो रख लीजिए वरना रहने दीजिए। और वैसे ये वाला आप याद रखिए 1/e बराबर 1/3g प्लस 1/9 k, ठीक है? तो ये आप याद रख सकते हैं रिलेशन, ठीक है? अब बात करते हैं यूनिफॉर्म और इलोंगेशन और ऑफ ए यूनिफॉर्म बार ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, इनके बारे में या सेल्फ लोड के बारे में, और एक होता है आपका टेपर लोड के बारे में। इन सब के बारे में मैं जो है अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा क्योंकि इन सारी की सारी ये डेरिवेशन है रोटेशन के बारे में, ठीक है? 4 तरीके की होती हैं। हाँ, ये कंपोजिट बार के बारे में आपको एक और बता देता हूँ मैं। कंपोजिट बार का मतलब होता है व्हेन टू डिसिमिलर मेटल को अगर जोड़ दिया जाए किसी भी एडेसिव मटेरियल के द्वारा या नट बोल्ट के द्वारा, तो वो जो है एक मल्टीपल प्रॉपर्टी या क्रिएट करती हैं कंबाइंड दोज मटेरियल विच कैन नॉट बी सॉल्युबल टू ईच अदर, कैन नॉट बी एबल टू फॉर्म ऑफ अलॉय। बिना मिले या बिना सॉल्युबल हुए वो आपस में एक प्रॉपर्टी मटेरियल ऐसा बनाती हैं जो कि अच्छी प्रॉपर्टी का बन जाए, है ना? जिसमें दोनों की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी मिक्स हो। तो जिसमें पहला केस होता है
इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि डेल्टा L1 बराबर L2 हो जाता है, एलोंगेशन सेम होगा। दूसरा होता है P1 बराबर P बराबर P1 प्लस P2। तो ये 2 केस आते हैं, इन 2 केस के ऊपर ही मैंने आपको वो डेरिवेशन पिछला वाला बताया था, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कंपोजिट बॉडी की डेफिनेशन होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।